तो देखिए लास्ट क्लास में तुम लोगों को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बताए थे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था उसमें बेसिक पेयर ऑफ किडनी था, ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर था, ठीक है, जो कि किडनी से डिसेंड होते हुए नीचे जाएगा। एक ब्लैडर के पास आएगा जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलेंगे, जहां पर यूरिन कलेक्ट होता है, और उसके बाद वो जो कलेक्शन है वो एंड होता है कहां पर, यूरेथ्रा पर, ठीक है। यूरेथ्रा एक ओपनिंग है जहां से पूरा का पूरा जो वेस्ट मटेरियल होगा, लिक्विड मटेरियल बोलते हैं जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, वो यूरिन वहां से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लिए थे, समझ लिए थे, है ना। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि ये किडनी के अंदर जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, है ना। ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता किसमें कितना होगा, सब में अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में थोड़ा कम हो सकता है। तो बस वही बात है, जिसका में ज्यादा होगा बहुत अच्छी तरीके से प्यूरिफिकेशन का काम होगा, और जिसका कम होगा उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आगे ओल्ड एज में। एक किडनी तो नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि काम एक ही कर रहा है, एक ही है, अरे एक ही तो है ही। तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन अगर होगा तो सिंपल सी बात है वही पूरा परफॉर्म कर रहा है। हमारे में तो दो किडनी है, दोनों एकदम इक्वल अमाउंट में काम करते हैं, लेकिन अगर एक किडनी ना हो तो दूसरे किडनी से भी काम चलाया जा सकता है, बस लोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन काम बहुत अच्छे से करेगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। तो लास्ट क्लास में हम लोग पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिए थे, ठीक है। आज हम लोग जो बोल सकते हैं कि हमारे किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में हम समझेंगे, है ना, कि नेफ्रॉन कैसा होता है, कैसा काम करता है, ठीक है। तो या तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे, ठीक है, या तो यूरिन फॉर्मेशन, दोनों का मतलब सेम हो गया, ठीक है, क्योंकि यही यूरिन का फॉर्मेशन करता है और यही इसी का हम लोग को स्ट्रक्चर भी समझना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बोलो या फिर यूरिन फॉर्मेशन का टॉपिक बोलो, ठीक है। दोनों टॉपिक सेम है, हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों टॉपिक सेम है, हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। ध्यान देना, लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैं बताया था कि जैसे ये हमारा किडनी है, ठीक है, ये हमारा अगर किडनी है तो ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं, और ये वाला पार्ट को पेल्विस बोलते हैं, है ना। इसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जिसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। अगर इसी के एक नेफ्रॉन को निकाल करके देखोगे ना, यही असलियत में प्यूरिफिकेशन का काम, फिल्ट्रेशन का काम करता है। अच्छा, एक और बात जो जनरली मेरे से बच्चे पूछते हैं कि ये प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है। प्यूरिफाई, है ना, यानी प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई और एक फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन, इन दोनों में अंतर है, ध्यान देना, इन दोनों में अंतर है। अगर हम फिल्ट्रेशन का बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकाला जाएगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जैसे यूरिया, यूरिक, है ना, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से क्या होगा। फिल्टर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आपके घर में जो चाय छन्नी होता है, चाय छन्नी देखे होगे, वो क्या करता है, चाय और चाय पत्ती को अलग करता है, तो फिल्ट्रेशन का मतलब यही हो गया। लेकिन प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है, प्यूरिफाई का मतलब होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दो, है ना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
प्यूरिफिकेशन का काम अलग है, उसको अलग समझते हैं, और फिल्ट्रेशन का काम अलग है, उसको अलग हम लोग समझते हैं। ठीक है, इनको भर लेते हैं, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाएगा। नहीं है ना उधर, उनको लेकर आते हैं। तब तक तुम लोग क्वेश्चन आंसर देखो, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना। देखो तो मोबाइल का चीज वाला दवाई तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि ये प्यूरिफाई का मतलब क्या हुआ कि गैस का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड था यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो क्या हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। बात समझ में आ रहा है। और फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, देखो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हम लोग के बॉडी में जितने भी रेस्पिरेशन हो रहे हैं, न्यूट्रिशन हो रहे हैं, जितने भी तरह के जो प्रोसेस हो रहे हैं, उन सारे प्रोसेस में ना
कुछ प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं तो उसमें से क्या हो रहा है, वेस्ट निकल रहा है, और उस वेस्ट में नाइट्रोजन ही है, मेनली क्या है, नाइट्रोजन है, इसलिए हम लोग उसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर यूरिया और यूरिक एसिड आता है ना, या हम लोग इस रूप में उसको मेटाबॉलिक वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ विटामिन भी आते हैं, कुछ वाटर्स भी आते हैं, एक्स्ट्रा वाटर, है ना, उसको भी रिलीज करते हैं। तो जो हमारा किडनी है वो क्या काम करता है, वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, या तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बोलो और या तो यूरिन फॉर्मेशन बोलो, कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, यूरिन बनता कैसे, वो हम लोग समझेंगे। तो ध्यान देना, ये बड़ा लग रहा है। तो देखो, हम लोग का जो नेफ्रॉन होता है, वो हम बताए थे ना कि अभी जो मेड्यूला के अंदर जो कैप जैसा पार्ट था, उसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन थे। एक नेफ्रॉन को अगर माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखा जाए तो वो ऐसा दिखाई देता है, एक एक नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। आपके पास अगर बुक होगा तो देखो एनसीईआरटी बुक में ना इस तरीके से बनाया गया है, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी बुक देखोगे तो ये इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी बुक देख रहे होगे तो आपको पता चलेगा। और इसी चीज को ध्यान देना, इसी चीज को अगर तुम लोग देखो तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है, नेफ्रॉन को समझा जा सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये यही चीज है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्या बात होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग सबका मतलब समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पर ब्लड आता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा ऐसा करता है। तो ध्यान देना, ये जो आ रहा है ना, ये हमारा अपेरेंट ऑर्टा है, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आर्टरी है ना, ये वाला पार्ट, यहां से लेकर पूरे पार्ट पर बोल सकते हैं कि आर्टरी और वेन है। अगर आप फिगर देखोगे ना, आपके पास बुक है, बुक का फिगर देखो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, उसके बाद यहां पर देखना तो आपको धीरे धीरे सारा क्लियर होने लगेगा, ठीक है। तो ये अंदर में जो कॉक्स बना हुआ है, यानी पूरी तरीके से कोलेटेड है, पूरी कॉइल जैसा बना हुआ है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। समझ में आ रहा है? ये देखो एक कप के शेप का जैसा बना हुआ है, ठीक है,
इस कप के जैसे शेप को हम लोग बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल। ये जो देखो इस तरीके से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये, ठीक है, ये जो हमारा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी, है ना। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अभी मैं इसको लिख भी दूंगा। ठीक है, लिख ही देता हूं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये जो आ रहा है ना ये ऐसे, इसी को हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हैनेल। लूप ऑफ हैनेल या बहुत लोग लूप ऑफ हैंडले भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो इस तरीके से आया हुआ है ना इसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी, है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और उसके बाद ये जो आ रहा है ना इसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको ये जो आ रहा है ना ये, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब ध्यान देना, बात ध्यान से समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं तो पूरा होने वाला है दिक्कत। ध्यान देना, जनरली जो ये जो बात आता है ना, ये आखिर ब्लड ही है हमारा, ठीक है, ऑर्टा से आ रहा है। ठीक है, ऑर्टा से आर्टरी आ रहा है, एक तरह का क्या है ये? आर्टरी है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑर्टा। ठीक है ना। और ये एफरेंट है, मतलब अभी स्टार्टिंग ही हुआ है इसका आर्टरी का। आर वाई ये आ रहा है, ठीक है। और ये इफरेंट है, इफरेंट आर्टरी। ठीक है, और ये जो बीच में ना कोगुलेटेड जैसा बना हुआ है ये हमारा ग्लोमेरुलस है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ध्यान से समझना। पहले तो स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद उसका यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे। तो देखो यहां से ब्लड है, ये वाला ब्लड वाला पार्ट है जिसको हम लोग ऑर्टा या अपेरेंट आर्टरीज बोल रहे हैं। ये आकर यहां पर ना थोड़ा कोगुलेट जैसा हो गया है पूरा, मतलब घुमावदार जैसा बना हुआ है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बहुत ज्यादा आकर वहां पर कॉइल जैसा बना हुआ है, वैसे यहां पर ये कॉइल जैसा बना हुआ है। और ये जो कॉइल जैसा बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आर है। हाँ, क्या करता है अभी प्रोसेस नहीं, अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे कौन कहां पर, अभी प्रोसेस बताया ही नहीं है, उसके बाद समझेंगे क्या कहां पर होता है। ये हो गया ग्लोमेरुलस, और ये वाला जो पार्ट है ना ये, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। उसके बाद ये जो कोगुलेटेड बन रहा है कॉइल जैसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये ट्यूब्यूल फिर नीचे की ओर जाता है, फिर ऊपर की ओर जाता है। तो नीचे की ओर आता है तो उसको हम लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनेले बोलते हैं। हेनेले बोलो या हेनेल बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि बायो है, वर्ड चलता है। और ऊपर की ओर आ रहा है तो असेंडिंग हेनेले यानी लूप ऑफ हेनेले। उसके बाद ये कहां जाता है? डीसीटी पे जाता है, और डीसीटी से जाने के बाद ये आता है कलेक्टिंग डक्ट पर। अब नीट का एग्जाम होता है एक, आप लोग को पता होगा, डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले नीट का एग्जाम देना होगा। सोच लो नीट का एग्जाम कब देते हैं? 12 क्लास क्रॉस करने के बाद, मतलब क्रॉस करने का मतलब पास होने के बाद, है ना। नीट के एग्जाम में जैसे जेई का एग्जाम होता है ना, वैसे नीट का एग्जाम होता है। नीट का एग्जाम में यही क्वेश्चन क्या पूछा पूछा बताओ कि पूरे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि नेफ्रॉन के ग्रुप में नहीं आता? नेफ्रॉन का इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, एक तरह वैसा बोला जाए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है ना वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। अब बताओ, पढ़ तो 10वीं क्लास में रहे हो, और क्या क्वेश्चन विदेश से आ रहा है? नहीं।
बस यही है कि और डीप आ रहा है, और डीप आ रहा है। इसलिए अगर अभी अगर अच्छे से समझ लेते हो तो मैं बाद में बताया हूं, मैं जब चैप्टर स्टार्ट भी कर रहा था मैं बोला था कि जो बच्चा आगे जाकर बायो लेना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं कि हम जिंदगी में करेंगे क्या, तो उनका हम नहीं बता रहे, लेकिन जिस बच्चे को पूरा पता है कि हम क्या करने वाले हैं उनके लिए। और जिन बच्चे को लगता है कि हमको कुछ पता ही नहीं अभी हम करेंगे क्या, मेरा रास्ता क्या है, वो भी समझ लो अच्छे से, क्या पता बाद में उनका दिमाग घूम जाए, है ना, बाद में दिमाग घूम जाए और वो भी डॉक्टर बनने के लाइन पे चले जाए, तब उनको याद आएगा कि अरे 10 क्लास में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था। प्रत्याशा, अभी जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। एक बात बता रहा हूं, एग्जाम में आने का चांस, बोर्ड एग्जाम में आने का चांस 40% है इसका, 40%। हाँ 40%। तो इस डायग्राम को बनाना सीख लो, क्योंकि 40% है, लेकिन कब वो 100 हो जाएगा किसी को नहीं पता। समझ में आ रहा है? तो कैसे ये बनता है, बहुत इजी, आप बनाना सीख लो, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करो, गारंटी बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, ऑर्टा, हाँ ये एफेरेंट, हाँ एफेरेंट, ई डबल एफ से आएगा, ये एफेरेंट है, मतलब स्टार्टिंग से आ रहा है। ये आ गया ग्लोमेरुलस, उसके बाद ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बोमेन कैप्सूल। ठीक है, बोमेन क्यों, बोमेन एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। ये पीसीटी है ना, ये लूप ऑफ हैनल, ये डीसीटी, और फिर एक कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, एक और बात ध्यान देना, ये वाला आकर ऐसे मिला के जुड़ा हुआ है, ध्यान से थोड़ा समझना, ये आकर ऐसे यहां पर जुड़ा हुआ है और यहां पर ऐसे निकला हुआ है, इसका मतलब कि कोई और नेफ्रॉन होगा जो आकर यहां आकर जुड़ा होगा। जैसे यहां पर इस तरीके से है, यानी कोई ना कोई और नेफ्रॉन होगा जिसका पाइप आकर यहां पर जुड़ा होगा, यानी कलेक्टिंग डक्ट एक है लेकिन नेफ्रॉन बहुत सारे हैं, और सब आकर कहां पर जुड़ रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट पर। समझ में आ गया ना? इसलिए यहां से इसके पहले वाला जो पार्ट होता है वो सारा का सारा नेफ्रॉन ग्रुप में आता है ना। और ये वाला जो, अब देखो इसी को मैं और अच्छे से बताऊं, तो यही वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोल रहे हैं, यही आगे जाकर यूरेटर कहलाएगा। यही आगे जाकर के, ये जो कलेक्टिंग डक्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यही आगे जाकर वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बताया था दो, है ना, पेल्विस के बाद, पेल्विस के बाद जो कनेक्टेड था, कहां से कनेक्टेड था, पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर से जो कनेक्टेड था, जो पाइप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर, यही है वो पार्ट, यही आगे जाकर यूरेटर बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये बातें हुई स्ट्रक्चर की, बात बता रहा हूं ध्यान से। या तो बाबू इतना बड़ा जो फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन, इतना बड़ा, बैठ करके रटो एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। हाँ, या तो बैठ करके यहां से लेकर यहां तक रट लो कि यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है, या तो आज का जो क्लास हो रहा है अभी, इसको एकदम ध्यान से समझ लो, क्योंकि अगर समझ लोगे ना तो अपने भाषा में इस पूरे को लिख दोगे, अपने भाषा में आप लिख दोगे और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो रटंत विद्या पे विश्वास करते हो तब तो आपके पास बुक है ही, समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन है, असली तो हम लोग बोलते हैं ना किडनी प्यूरिफिकेशन का काम करता है, नहीं, किडनी कभी भी प्यूरिफिकेशन का काम नहीं करता। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है यही प्यूरिफिकेशन का काम करता है, स्पेशली बोले तो फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसका काम करता है, फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन का काम का पूरा जिम्मा यही उठाकर रखा है, यानी पूरा साफ सफाई जो करने का है, हमारे बॉडी में गंदगी को निकालने का जो बीड़ा उठा करके रखा है वो यही है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एग्जाम में 1 नंबर में आता है जनरली क्वेश्चन, है ना, तुम लोग से पूछे भी थे हम। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये यूरिन बनाता कैसे है। तो अब थोड़ा कहानी को एकदम ध्यान से समझना, गारंटी समझ में आ जाएगा अगर समझने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं। क्या फ्लैशबैक है कि यहां से आर्टरी आ रहा है, क्या आ रहा है, आर्टरी। तो पहले थोड़ा दिमाग में यह भरना होगा कि आर्टरी जो होता था, सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था, आर्टरी जो होता था वो कहां से आता था, लेफ्ट वेंट्रिकल से आता था। हार्ट का याद करो, लेफ्ट वेंट्रिकल से रेस्ट ऑफ द बॉडी तक आता था,
है ना। तो रेस्ट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन का मतलब जितने भी ऑर्गन होते थे सब पर आर्टरी आकर मिलता है। अच्छा, आर्टरी आकर मिलता है तो क्या होता था, वो आर्टरी ऑर्गन से मिला और ऑर्गन से डिफ्यूजन के मदद से, उसके कैपिलरीज के मदद से क्या होता था, ऑक्सीजन लिया जाता था, ग्लूकोज लिया जाता था और किसको दे दिया जाता था, दे दिया जाता था उस ऑर्गन को। ऑर्गन क्या करता था, उस ऑक्सीजन उस ग्लूकोज की मदद से उसको तोड़ता था, एनर्जी निकालता था, है ना। वेस्ट मटेरियल जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग यही पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां दे देता था, वेन को दे देता, जिसको हम लोग वेना कावा बोलते हैं। याद आ रहा है, याद आ रहा है, वेना कावा बोलते थे। और वेना कावा फिर क्या करता था, उस ब्लड को लेकर चला जाता था, कहां पर लेकर चला जाता था, राइट आर्टियम के पास। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है ना, तो थोड़ा इसके पहले वाला वीडियो भी देखो, है ना, सब समझ में आने लग जाएगा। हम सबको कोऑर्डिनेट करके बता रहे हैं तो तुम लोगों को समझ में आएगा। अब ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से समझना। जो ब्लड आ रहा है ये आर्टरी, क्या ये आर्टरी लीवर के पास गया होगा, सोचो, क्या ये आर्टरी लीवर के पास गया होगा कि नहीं गया होगा, क्योंकि लीवर भी तो ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन वही तो है ना। जो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी में पाया जाता है वो क्या है, लीवर ही तो है, ठीक है। तो लीवर के पास भी गया होगा आर्टरी। तो आर्टरी जब लीवर के पास गया होगा तो लीवर को क्या दिया होगा, ग्लूकोज। लीवर को क्या दिया होगा, ऑक्सीजन। लीवर क्या किया होगा, उसका सेल क्या किया होगा, उस ऑक्सीजन को लेकर के, उस ग्लूकोज को लेकर के एरोबिक रेस्पिरेशन करवाया होगा ताकि उसको एनर्जी मिले। लेकिन एनर्जी बनने के साथ साथ वेस्ट मटेरियल बना होगा। तो वेस्ट मटेरियल हम लोग क्या सिर्फ पढ़े, सिर्फ वेस्ट मटेरियल हम लोग ये सोचते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना हम लोग सोचते थे। लेकिन अब ध्यान से समझो कि उसके साथ साथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी चला जाता है उसी पर। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मैं फिर बोल रहा हूं नाइट्रोजीनियस वेस्ट मतलब हमारे ऑर्गन में जो सबसे ज्यादा यूरिया जो बनाता है, यूरिया, वो है लीवर। यूरिया जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में, यूरिया और यूरिक एसिड नहीं होनी चाहिए, यूरिया और यूरिक एसिड नहीं होने चाहिए। ग्लूकोज टूटता है ना, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड बना, और वही अमीनो एसिड को अगर खराब मात्रा, गुड मटेरियल में अमीनो एसिड बोलते हैं और उसका वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको हम लोग यूरिक एसिड बोलते हैं। सोच लो, अच्छा से ही बुरा बना, है ना। जनरली जो बच्चा होता है पढ़ने वाला बच्चा, तो हम लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन जब वो पढ़ना छोड़ देता है तो वो क्या हो जाता है, बुरा बच्चा हो जाता है। तो बच्चा तो वही था ना, पहले अच्छा था बाद में बुरा हो गया। तो यहां पे वही बात है, जो एमिनो एसिड था, एमिनो एसिड तब तक वो अच्छा था, लेकिन जब उसमें गंदगी मिली तो वो क्या बन गया, यूरिक एसिड, मतलब वो किसमें कन्वर्ट हो गया, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड हमारे लिए सही नहीं है। यूरिक एसिड अगर हमारे बॉडी में रहेगा तो समझ लो कि दर्द सबसे ज्यादा होगा, हड्डियों में पेन होगा, क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में, जो कि हम लोग देखे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, है ना, मसल सेल में जो आता है लैक्टिक एसिड का जमना, वो तो दूसरा चीज हो गया। लेकिन यूरिक एसिड या यूरिया अगर हमारे बॉडी में है, असलियत में हमारे बॉडी ऑर्गन को बोल दिया गया है, क्या बोला गया है, जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है 24 घंटा के अंदर अंदर उसको निकाल दो, बॉडी से रिजिड कर दो उसको, है ना, उसको निकाल दो। क्योंकि अगर वो रहेगा तो हम पूरे बॉडी को प्रॉब्लम में कर देंगे, इसलिए उसको 24 घंटा का टाइम दिया जाता है। यानी जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं इनको 24 घंटा का टाइम दिया जाता है हमारा ऑर्गन को, बोला जाता है कैसे भी उसको निकालो। तो अल्टीमेटली इसको साफ सफाई करने का काम कौन उठा के रखा है, नेफ्रॉन। तो ये बोलता है कि ठीक है यार, 24 घंटा के अंदर सारे बैक्टीरिया को, सॉरी सारे वेस्ट को हमको निकालना है, मैं बीड़ा उठाता हूं। हमारे बॉडी में कितने ब्लड होते हैं, 5 से लेकर 6 लीटर, यही पढ़े ना हम लोग, 5.5 से लेकर 6 लीटर हमारे पास ब्लड होते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि एक दिन में ये नेफ्रॉन, सारे नेफ्रॉन मिलकर के एक दिन में 180 लीटर ब्लड को साफ कर देते हैं। सोचो, हमारे शरीर में सिर्फ 6 लीटर ब्लड है, सिर्फ ये 6 लीटर, ये 6 लीटर इतनी बार घूमता है, इतनी बार घूमता है कि एक दिन में अगर हम पूछें कि तुम कितना लीटर को साफ कर दिए, तो बोलेगा कि 180 से लेकर 200 लीटर को साफ कर दिए। सोच लो कितनी तेजी से होता है हमारे बॉडी में, कितनी तेजी से होता है। हमारे बॉडी में सिर्फ 6 लीटर ब्लड है, सिर्फ 6 लीटर, और उस 6 लीटर को बार बार, क्योंकि वो पूरा बॉडी बार बार दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, तो ऑक्सीजन देकर, ग्लूकोज देकर के गंदगी ले रहा है। अब गंदगी ले रहा है तो गंदगी में
गंदगी साफ करना है, तो गंदगी साफ करने के लिए अल्टीमेटली कहां लेकर जाएगा? अल्टीमेटली लेकर आता है कहां पर? किडनी के पास। और किडनी क्या करता है? उसको साफ करता है। तो जितनी बार आएगा उतनी बार साफ करेगा। एक दिन में हमारे में 6 लीटर खून है, वही 6 लीटर इतनी बार घूमता है कि किडनी बोलता है कि अगर हमारे बॉडी में अगर 180 लीटर होता तो एक दिन में उस सबका हो जाता, लेकिन हमारे बॉडी में सिर्फ 6 लीटर होता, तो बार 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 घूम घूम कर इतना बार साफ कर दिया जाता है कि समझो कि 180 लीटर हो गया। ध्यान देना, प्यूरिफिकेशन का काम 180 लीटर का है। लेकिन सोचो कि ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से कितना निकलता है? 1.5 से लेकर 2 लीटर, या जनरली 1 से लेकर 2 लीटर बोल सकते हैं, जिसको यूरिन बोलते हैं। यानी प्यूरिफिकेशन में इतना ज्यादा इसको दिक्कत होता है, दिक्कत नहीं बोल सकते, इसका काम ही है, इसका काम ही है वो करना। 180 एक दिन में 180 लीटर को प्यूरिफाई या स्पेशली बोले तो फिल्ट्रेट करता है। और उसमें से जो फिल्ट्रेट मटेरियल है वो निकलता कितना है? 1.5 से 2 लीटर। अब वो 1.5 से 2 लीटर यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है ना? और ब्लैडर में रहता है कुछ देर तक। कब तक? जब तक वो जो घड़ा है वो भर ना जाए, है ना? स्पिंचर कहीं भारी ना हो जाए। जैसे ही भारी होगा स्पिंचर, इंपल्स भेज दिया जाएगा ब्रेन को, भारी हो रहा है, क्या करना है ना? अगर बच्चा होगा तो ब्रेन तो उतना काम कर ही नहीं रहा है, तो कहीं भी रिलीज हो जा रहा है ना? तो डायपर पहनाने का उसको जरूरत है। लेकिन इंसान बड़ा है, थोड़ा मैच्योर हो रहा है, तो फिर वो कंडीशन देखेगा ब्रेन, है ना? उसके बाद वो रिलीज करवाएगा जैसा कंडीशन मिल गया उसको, है ना? बात आ गया। तो या देखो ये भी आर्टरी है, बात समझ में आ रहा है ना? ये भी आर्टरी है, तो इसका मतलब ध्यान देना, एक बात को ध्यान देना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड का मतलब ये नहीं है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गंदा है, बस इसमें ऑक्सीजन गंदा वाला है हमारे पास, मतलब कि जो गैस है वो गंदा वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। लेकिन इस आर्टरी के साथ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा, कुछ वेस्ट आ रहे हैं जिसको हम लोग नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोलेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो आर्टरी है वो असलियत में क्या हुआ, किसी ना किसी ऑर्गन से मिलकर आया है, और ऑर्गन क्या किया, उसमें से ऑक्सीजन ले लिया, ग्लूकोज लेकर एनर्जी बना लिया, अपना यूटिलाइज कर लिया, लेकिन उसमें क्या दे दिया? नाइट्रोजीनियस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया, है ना? तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गया, कहां पर? हार्ट के पास। तो हार्ट क्या बोला कि ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड है तो ठीक है, ये गैस को हटाने का काम तो हमारा एल्वोइली कर देगा, हमारा लंग्स कर देगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल दिए, लेकिन इस ब्लड के अंदर जो रहा, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो कैसे साफ होगा? तो उसको भेजा जाता है कहां पर? किडनी के पास। उसको कहां भेजा जा रहा है? किडनी के पास। अब किडनी बोला हम तो काम ऐसे करेंगे ही, हम भी तो ऑर्गन है, हमको भी तो एनर्जी चाहिए, तभी तो हम काम करेंगे। तो फिर यानी उस आर्टरी में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी ऑक्सीजन भी आ रहा है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी आ रहा है, ठीक है? ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन ये सेल लेगा और अपना एनर्जी बनाएगा, और गंदगी को वहीं पर वो भी साफ ही कर रहा है ना? और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट अब क्या होगा? ध्यान देना, मैं यहां पर मोटा बनाया हूं, यहां पतला बनाया हूं, अपने मर्जी से नहीं बनाया हूं, ऐसा होता है। तो जैसे ये खून यानी जो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन भी है और साथ ही साथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी है। अब यहां पर आकर क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है? अब ये देखो कैसे होगा, ये ब्लड आया तो ब्लड में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे पास आया तो ये जो पाइप था वो पतला होने लगा। हम लोग पढ़े हैं कि कभी भी पाइप पतला होगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? प्रेशर बढ़ेगा, है ना? तो यहां पर आया, ये जिसको ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, कोई विशेष चीज नहीं है, बस यही आर्टरी का ना घुमाव दो, पूरा थोड़ा कॉइल जैसा बना दो, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस यहां पर बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो गया, पतला हो गया, जिसके कारण यहां पर प्रेशर बढ़ गया। जब यहां प्रेशर बढ़ा, यहां प्रेशर बढ़ा, तो ये देखो कैसा काम करता है, ये काम करता है एकदम स्पॉन्ज के जैसा। तुम लोग को समझाने के लिए बताता हूं, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जानते हो ना तुम लोग? पानी को ले लो, पानी में डालो स्पॉन्ज को, तो पूरा पानी जो होता है वो स्पॉन्ज क्या कर लेता है? सोख लेता है ना? और उसके बाद उस स्पॉन्ज को दबाओ, दबाओ, तो उसके अंदर का जितना पानी है वो निकल जाएगा ना?
एकदम सेम टू सेम यही ग्लोमेरुलस करता है। ग्लोमेरुलस को बस समझ लो क्या है, वो स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस ग्लोमेरुलस के पास जितना भी होता है 90% का मटेरियल, 90% का मटेरियल सब आ जाता है इस बोमेन कैप्सूल पर। क्या आ जाता है? बोमेन कैप्सूल पर आ जाता है। जनरली ये इस तरीके का मैकेनिज्म बना हुआ है, ऐसा जनरली मैकेनिज्म बना हुआ है कि इसमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, है ना, वो सब आ जाते हैं बोमेन कैप्सूल पर, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और कुछ मात्रा में बोल सकते हैं, तो जब ये अपने आप को सिकोड़ता है, मतलब ये ग्लोमेरुलस जब सिकोड़ता है, तो इसके अंदर जितने भी, यानी ब्लड में जितने भी चीज आए, वो सब क्या हो गया? वो सब आ गया किसमें? बोमेन कैप्सूल पर, है ना। और जो पार्ट बच गए, मतलब जो बचे होंगे, तो वो कौन से होंगे? प्यूरिफाई वाले चीज होंगे, है ना, क्योंकि सारी गंदगी निचोड़ करके इसके पास आ गई। किसके पास? बोमेन कैप्सूल के पास। किसके कारण? ग्लोमेरुलस के कारण, क्योंकि ग्लोमेरुलस किसके जैसे काम कर रहा है? स्पॉन्ज के जैसे काम कर रहा है। स्पॉन्ज दबा तो उस पानी जितना था वो सब पानी उतर गया यहां पर, बोमेन कैप्सूल पर। समझ में आ रहा है? सब कहां पर आ गया? बोमेन कैप्सूल पर, है ना। तो गंदगी आ गई इस पे, और कुछ मटेरियल जो साफ था वो अब क्या हुआ? इस आर्टरी से बाहर निकल गया, चला गया। लेकिन ध्यान देना, कौन गया? अभी 10% ही गया, 90% तो यहां पर आ गया। जब बोमेन कैप्सूल पर आया तो उसको पता चला कि ग्लोमेरुलस तो ज्यादा सफाई किया ही नहीं, वो तो सब मटेरियल को उतार दिया मेरे पास, सब मटेरियल को उतार दिया किसके पास? मेरे पास, यानी बोमेन कैप्सूल पर। समझ में रहा है? यानी क्योंकि इस ब्लड में तो ग्लूकोज भी था, है ना, ब्लड में यूरिया भी था, है ना, यूरिक एसिड भी था, या नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिसको बोलते हैं, वो सारा था। जैसे यहां पर आया तो बोमेन कैप्सूल को लगा, या उसको पता चला कि गंदगी के साथ तो अच्छाई भी चीज है, तो सिर्फ उसको चुनने वाले रखे। कुछ चुनने वाले लोग हैं, ये सब चुनने वाले हैं, इन लोग को काम दे दिया गया। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग उस गंदगी में से जो अच्छा अच्छा चीज होता है उसको चुनते हैं। यानी 90% का जो ब्लड का जो पार्ट था वो कहां आ चुका है? यहां आ चुका है। समझ में आ रहा है? इसमें प्रोटीन भी है, अच्छे मटेरियल भी है और खराब मटेरियल भी है। तो अच्छा मटेरियल जैसे जैसे आगे जाएगा, ये लोग क्या करेगा? पीसीटी उसमें से अच्छा अच्छा मटेरियल निकाल करके फिर ब्लड में दे देगा। फिर किस में दे देगा? ब्लड में। देखो अभी मैं ना यहां पर आर्टरी और वेन नहीं बनाया हूं, है ना। अगर तुम लोग देखोगे तो फिगर में ही अगर देखोगे तो आर्टरी और वेन सबसे जुड़ा हुआ है। देखो रेड और ब्लू करके, रेड और ब्लू करके देखो, वो सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, है ना। हम नहीं बनाए, क्यों? जानबूझ के कि अगर हम बनाएंगे ना तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा उसमें, है ना, समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, हुआ ये कि ग्लोमेरुलस अपने आप को क्या हुआ? सिकोड़ा। जैसे ही सिकोड़ा तो इसमें से जितना भी मटेरियल था वो सब किसमें आ गया? बोमेन कैप्सूल पर, है ना। अब ये बोमेन कैप्सूल क्या करेगा? इन सब चुनने वाले को रखा है। जैसे जैसे आगे चलता जाएगा हमारा ब्लड, है ना, वैसे वैसे उसके अंदर का जितना यूजफुल मटेरियल है वो रखता चला जाएगा। जैसे याद करो, हम तुम लोगों को ना स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बताए थे कि जितना आगे जाते जाएगा, यूज करने वाले लोग लेते जाएगा, और नहीं जो यूज करने वाला वो आगे चलता जाएगा। तो यहां पे भी वही है। देखा ब्लड में जैसे आ गया तो बोलेगा अरे ये तो प्रोटीन है, प्रोटीन तो मेरे काम का है, ले लिया, है ना। कुछ और सॉल्ट, वाटर मटेरियल जो उसके काम के हैं वो सब धीरे धीरे लिए जा रहे हैं, यहां तक ले लिए जाते हैं, यहां तक। और उसके बाद यहां से अब कोई भी चीज यूज करने वाला नहीं है, वो सब कहां ड्रेन कर दिया जाता है? कलेक्टिंग डक्ट पर। ये सब, ये देखो, अगर डीसीटी बोलो, लूप ऑफ हेनले बोलो या पीसीटी बोलो, ये तीनों के तीनों मिल करके, क्योंकि यह बदमाशी कर दिया, ये गलत काम कर दिया, क्या कर दिया? अच्छा हो या बुरा सबको निचोड़ दिया, है ना, सबको निचोड़ दिया। ठीक है, अब निचोड़ तो दिया, लेकिन अब क्या करना है? उसमें से जो गुड मटेरियल है उसको निकालते जाना है। तो जैसे गुड मटेरियल निकालते जाओगे, वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा? बचता चला जाएगा, है ना। जैसे जैसे आगे जाते जाएगा, गुड मटेरियल ब्लड में जाते जाएगा, और वेस्ट मटेरियल आगे जाते 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 कलेक्ट हो जाएगा यहां। समझ में आ रहा है? और यही कलेक्शन धीरे धीरे आगे जाकर यूरेटर में चला जाएगा, और फिर ये यूरेटर से कहां चला जाएगा?
यूरिनरी ब्लैडर में। इससे ध्यान देना, जो ब्लैडर में जो पानी भरता है ना, एक ही बार में नल के जैसा नहीं है, नल खोल के भर गया, बूंद बूंद जाते रहता है, जाते रहता है, टप 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 बूंद गिरते रहता है। तब जाकर वो जो पियर लाइक सेक है जिसको ब्लैडर बोलते हैं, वो भरने लग जाता है। और जब भरता चला जाता है तो एक समय ऐसा होता है कि अब होल्ड करके नहीं रखा जा सकता, अब रिलीज ही करना पड़ेगा, तब जाकर उसको रिलीज किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हुआ, ग्लोमेरुलस जो है वो क्या हुआ, वो अपने आप को सिकोड़ा, है ना, वो स्पॉन्ज की जैसा क्या हुआ, उस पर ऐसे प्रेशर लगा। तो क्यों लगा, क्योंकि ये पहले मोटा था, यहां पर आकर क्या हो गया, पतला हो गया। तो पतला हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये पतला जैसा ऐसा हो गया, है ना, अपने आप को इस तरह से किया। तो इसके अंदर के जितने भी मटेरियल थे, वो ऑक्सीजन से लेकर नाइट्रोजनियस वेस्ट सब इसमें आ गए, है ना। तो उस ब्लड में तो ग्लूकोज भी है। अब ध्यान देना, मैं तुम लोग को एक बात बताया था, याद करो क्या बताया था। कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे बीमारी लेकर के, तो डॉक्टर बोलेगा ना, जाओ यूरिन टेस्ट करवाओ, मैं तुम लोग को बताया था। तो यूरिन में वो क्या चेक करता है, यूरिन में सिर्फ देखता है कि यूरिन में कहीं ग्लूकोज तो नहीं है, कोई गुड मटेरियल तो नहीं है। अगर गुड मटेरियल है, इसका मतलब कि ये पीसीटी, लुकोफेनल या डीसीटी ठीक से काम नहीं किया, तभी तो उसमें से चुन के निकाला नहीं, चुन के निकाला नहीं, तभी तो गुड मटेरियल यहां से यहां तक आ गया। इनका काम ही है कि एकदम चुन लो पूरा, जो मटेरियल, एक भी मटेरियल, अच्छा मटेरियल यहां नहीं पहुंचना चाहिए, इनका यही काम है। तो अगर कोई प्रोटीन यहां चला गया, कोई ग्लूकोज यहां चला गया, मतलब कलेक्टिंग डक्ट, अब कलेक्टिंग डक्ट में अगर प्रोटीन चला गया, मतलब अच्छा चीज ये लोग यूज नहीं किया, ये लोग ले नहीं पाया, इसका मतलब इन तीनों में कोई ना कोई ठीक से काम नहीं किया। ये लोग काम नहीं किया तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं नेफ्रॉन काम नहीं किया, नेफ्रॉन काम नहीं किया तो ओवरऑल किडनी काम नहीं किया। डॉक्टर बोल देता है कि तुम्हारा किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो किडनी नहीं, वो असली में नेफ्रॉन बोल रहा है, नेफ्रॉन नहीं, वो असली में पीसीटी, डीसीटी और लुकोफेनल की बात कर रहा है। अब इतना डीप तो बताएगा नहीं ना, डीप बताएगा तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आ जाएगा, है ना, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो अब क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन है या ये जो भी गुड मटेरियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कहां चल जाएगा, यूरेटर से होते हुए ब्लैडर तक आ जाएगा। ब्लैडर से यूरेथ्रा से जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये यूरिन निकला, यूरिन निकला तो यूरिन में पता चल जाएगा कि गुड मटेरियल निकला, इसका मतलब कि अंदर का ये पार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तब उस हिसाब से दवाई मिलेगा। तो तुम लोग को समझ में आया ना यूरिन का चेकिंग क्यों होता है। तो असलियत में याद रखना। अच्छा, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, जनरली में से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यूरिन तो यहीं बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है, यूरिन तो बना ही नहीं है। यूरिन कहां बनेगा, यहां पर गंदा पानी, अल्टीमेटली जो हम लोग बोल रहे हैं गंदा पानी, वो यहां पता चलेगा, यहां पता चलेगा कि कितना गंदा पानी है। समझ में है? यानी जो वेस्ट वाटर है जिसमें से पूरा गुड मटेरियल निकाल दिया गया, यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, है ना, सॉल्ट, फॉस्फोरस, है ना, जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे आते हैं यहां पर, लेकिन जो गुड एलिमेंट्स हैं वो यहीं पर यूज हो जाते हैं। और सारे एलिमेंट्स के पास, सारे एलिमेंट्स के पास, मैं फिगर बना नहीं रहा हूं, सारे एलिमेंट के पास इस तरीके से ब्लड वेसल्स जा रहा है ना, कि गुड मटेरियल तुरंत उसको दे दिया जाए, और फिर ये गुड मटेरियल लेकर के ब्लड कहां चला जाएगा, पूरे बॉडी पे लेकर घूमेगा। क्योंकि यहां से जो आया, ये समझ लो, ध्यान देना, ये जो ब्लड था ये डर्टी था, ये क्या था, ये डर्टी था। डर्टी का मतलब ये नहीं है कि ये ऑक्सीजनेटेड तो है लेकिन डर्टी है, ऑक्सीजनेटेड तो है लेकिन कैसा है, डर्टी है। और अब जो खून जा रहा है ना वो हो गया प्योर, लेकिन उसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हो गया, ब्लड प्योर हो गया लेकिन उसमें क्या है, डीऑक्सीजन। तो ये ब्लड कहां जाएगा, ये ब्लड पहले जाएगा राइट आरटीएम के पास, फिर राइट आरटीएम से वो जाएगा लेफ्ट आरटीएम के पास, और लेफ्ट आरटीएम से जाएगा लंग्स के पास। अब लंग्स में क्या होगा कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाएगा और इसको ऑक्सीजन दे दिया जाएगा, तो यही ब्लड क्या हो गया, फिर प्योर ही है। ध्यान देना, एक तो डर्टी और ऊपर से ऑक्सीजन, और एक प्योर और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब खून यहां जो आता है ये ऑक्सीजन से भरपूर होता है लेकिन डर्टी होता है, गंदगी होती है उसमें। किसके कारण, वो लीवर है ना, लीवर सबसे ज्यादा मात्रा में ड्रेन किया, इसलिए हम लोग को अपना लीवर को स्वस्थ रखना होता है, क्योंकि वही तो
वो भी तो फिल्ट्रेशन का काम करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है वो भी। बात समझ में आ रहा है? तो वो क्या किया, खून में डर्टी, मतलब खून को ही गंदा कर दिया, है ना, खून गंदा हो गया, खून गंदा हो गया और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी है। तो अब क्या होगा कि वह खून को साफ करना होगा, डर्टी को क्या करना होगा, प्योर करना होगा, है ना। और जो ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर ये लोग कैसे काम करेंगे, इनको भी तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये एनर्जी लेते हैं तो इनका भी तो गंदगी निकलता है, हाँ तो ये भी गंदगी निकलता है, तो अपना गंदगी निकलवा के फिर वही को साफ करना है, गंदगी यहीं पर निकल रहा है वहीं साफ हो रहा है, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ईमानदारी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूं, ठीक है, फिर से रिकैप करवा देता हूं। हुआ क्या कि ऑर्गन से, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन से जो आटा आ रहा है, कौन सा, उसके साथ डर्टी वाटर डर्टी ब्लड आ रहा है, ठीक है, यानी ब्लड में क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन भी आ रहा है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के मदद से ये लोग अपना काम करना शुरू करते हैं और ये डर्टी जो ब्लड होता है यहां पहुंचता है ना। डर्टी वाटर ब्लड में डर्ट भी है, साथ ही साथ गुड मटेरियल भी है, क्योंकि उसको लेकर जाना ही था, है ना, यानी जो ग्लूकोज था या और भी कुछ प्रोटीन मटेरियल था वो भी तो इसी में ही, अभी गंदगी भी है और अच्छा भी है इसमें, है ना। तो जैसे यहां पर आया तो क्योंकि इसका लेयर धीरे धीरे क्या होने लगा, पतला होने लगा, तो पतला होने के कारण क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो ये क्या होता है कि अपने आप को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है इसके 90% के जो जितने भी पार्ट होते हैं वो सब इस पे आ जाते हैं, 90%, सिर्फ 10% है ना, तो जनरली यहां से 10% ही प्योर ब्लड जाता है, तो बोलोगे रेस्ट, तो रेस्ट सब यहां से जाता है, क्यों, क्योंकि 90%, क्योंकि ये जब जब अपने आप को ऐसे निचोड़ा ना, तो निचोड़ने में गुड मटेरियल थोड़ा सा ही रह गया, बाकी सारा वेस्ट मटेरियल जो था वो साथ ही साथ यहां उतर गया, है ना। अब वहां पर क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर सारा क्यों नहीं उतर जाता, तो सारा इसलिए नहीं उतरता क्योंकि जो आरबीसी का जो सेल होता है वो इस डस्ट मटेरियल से थोड़ा बड़ा होता है ना। तो इसका जो छेद होता है ना, छोटा छोटा छेद, तो जब ये निचोड़ता है ना तो छोटा छोटा जो छोटे छोटे छेद वाले होते हैं वो सब तो यहां पर आ जाते हैं, लेकिन आरबीसी का जो सेल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, इसलिए पूरे जो बड़े बड़े होते हैं वो नहीं आ पाते, है ना, वो यही रह जाता है, चाहे छन्नी के जैसा देख लो, बड़ा छेद है तो बड़ा से बड़ा गंदगी आर पार हो जाता है, और एकदम बारीकी छेद है तो छोटा से छोटा ही वाला पार्ट निकल पाएगा, बाकी सब ऊपर ही रह जाएगा, तो यहां पर कुछ ऐसे ही हुआ, बात समझ में आ रहा है। अब ये क्या हुआ, डस्ट पार्टिकल यहां पर आ गया, 90% गुड मटेरियल भी है और वेस्ट मटेरियल भी है यहां पर। अब ये बोमेन कैप्सूल क्या करता है, आगे जैसे जैसे लेकर जाएगा वैसे वैसे उसकी गंदगी में से जितने भी गुड मटेरियल हैं वो क्या होते जाएंगे, एब्जॉर्ब होते जाएंगे। ये देखा, मान लो पीसीटी यहां पर देख लिया, सपोज दैट कि यहां देख लिया कि कोई प्रोटीन है ना, क्या है, प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को वो क्या कर लेगा, अपने ब्लड में डाल देगा और ब्लड को वापस कहां भेज दिया, हार्ट के पास भेज दिया, है ना। तो अब ये जो यहां जो प्रोटीन था, अब वो प्रोटीन कहां आ गया, अब तो वो प्रोटीन यहां आ गया, यहां से प्रोटीन क्या हो गया, कम हो गया, अब जो जा रहा है गंदगी जा रहा है, तो जैसे जैसे आगे जाता जाएगा उस वाटर में या उस ब्लड में जितनी भी गंदगी है ना, वो सब साफ होती जाएगी और ब्लड अपने दूसरे पाइप में इन्वॉल्व होकर वो हार्ट के पास जाने लगेगा, बात समझ में आ रहा है। जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे प्यूरिफिकेशन का काम होता जाएगा, है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का प्यूरिफिकेशन होगा, है ना। जनरली जो बोला जाए तो फोस्फोरस यहां पर होगा, है ना, अभी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग को ये समझना है कि पीसीटी, डीसीटी और हैनल, लूप ऑफ हैनले, ये लोग क्या करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करना शुरू कर देता है ना, यानी फिल्ट्रेशन का पूरा काम कर देता है। तो जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे जो खून है वो साफ होते जाता है, और जो जो खून साफ होते जाएगा ये पूरा पाइपलाइन बिछा हुआ है, हर जगह पाइपलाइन बिछा हुआ है, वो पाइपलाइन से ब्लड इसको मिल जाएगा या गुड मटेरियल इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और यहां से वो ब्लड के पास चल जाएगा, और जैसे जैसे आगे जा रहा है सब वेस्ट मटेरियल आगे जा रहा है, धक्का दे देकर उसको क्या किया जा रहा है, वेस्ट मटेरियल को आगे लेके जा रहा है, जैसे यहां पहुंचा यानी पूरा का पूरा वो वेस्ट मटेरियल, मतलब बॉडी यानी हमारा नेफ्रॉन बोल देता है कि यहां जो भी सामान पहुंचा हम पूरा अच्छे से चेक कर लिए, गुड मटेरियल बिल्कुल नहीं है वहां पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर लार्ज इंटेस्टाइन पे कोई फूड पहुंचा है, लार्ज इंटेस्टाइन पर, तो सिंपल सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया है कि हम पूरा यूज कर लिए उसमें,
जितना मटेरियल था खाने वाला, गुड प्रोटीन जितने भी, वो सब निकाल दिया, बस पानी बचा होगा, पानी तुम ले लेना। याद आ रहा है? ये सारी बात बताएं। तो ये अब कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कलेक्टिंग डक्ट में यहां पर जो आया, तो ये जो वाटर था ये बैड वाटर था। तो ये वाटर, बैड वाटर को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूरिन। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? यूरिन बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर यूरिन येलोइश ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में पानी की कमी है। अगर येलोइश यहां पर आ गया, क्योंकि ध्यान देना, तुम लोग को हम बताए थे क्या? तुम लोग को हम बताए थे गॉल ब्लैडर से जो हम लोगों का हार्मोन, सॉरी, जो बाइल जूस निकल रहा है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। अब वो मिक्स तो हुआ, लेकिन अगर पानी की मात्रा होगी तो वो क्या हो जाएगा? वो क्लियर हो जाएगा, यानी येलोइश कलर का नहीं होगा, कलरलेस जैसा होगा, है ना। लेकिन अगर बॉडी में वाटर लेवल कम है तो वो ग्रीनिश कलर, सॉरी, येलोइश कलर दिखेगा। तो ये येलो कलर आगे जाकर उस ब्लैडर में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, और जब यूरेथ्रा से बाहर निकलता है तो येलो कलर रिलीज होता है। तो येलो कलर रिलीज हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में पानी की थोड़ी कमी हो रही है। और जिसके बॉडी में पानी का एकदम लेवल बना हुआ है भरपूर मात्रा में अच्छे से, तो वो थोड़ा सा ना कलरलेस आएगा, जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा वो कलरलेस होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली देखो यहां पर पूरे पे क्या हुआ, यहां पर तीन तरह का काम हुआ। यानी हम लोगों का जो यूरिन जो फॉर्मेशन हुआ, यूरिन फॉर्मेशन, उसमें तीन चीज का बेसिक काम हुआ। पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि यूरिन फॉर्मेशन में तीन स्टेप कौन कौन से होते हैं, है ना। तो जो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन, समझ में आ रहा है? सबसे पहला काम क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। समझ में आ रहा है? फिल्ट्रेशन, प्यूरिफिकेशन नहीं, मैं पहले क्लियर कर दिया हूं तुम लोगों को, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो फिल्ट्रेशन का काम होता है। उसके बाद होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, अब ये रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब मतलब वापस लेना, री का मतलब फिर से। तो इसका मतलब क्या, फिर से क्यों लेने का जरूरत पड़ा? क्योंकि ग्लोमेरुलस जब इसको अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, जब ग्लोमेरुलस अपने आप को क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, तो गुड मटेरियल भी यहां आ गया था, सारा गुड मटेरियल यहां आ गया। तो अब ये गुड मटेरियल भी आगे जाएगा तो सब गंदा कहलाने लगेगा, इतना मेहनत से गुड मटेरियल आया था। तो इसको क्या किया जाता है? रीएब्जॉर्ब। देखो रीएब्जॉर्ब कर लिया गया, फिर से वापस गुड मटेरियल को ले लिया गया, और जो बैड मटेरियल था उसी को आगे लेके गए। बात समझ में आ रहा है? फिल्ट्रेशन का काम कहां हुआ? यहां फिल्ट्रेशन हो रहा है ना। वैसे फिल्ट्रेशन तो पूरा बोलेंगे पूरा हो रहा है, लेकिन बेसिकली यहां पर हो रहा है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन पूरे पार्ट तक हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। रीअब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। और तीसरा क्या है? तीसरा है सिक्रीशन। तीसरा क्या है? सिक्रीशन, है ना। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? सिक्रीट करना। अब कुछ कुछ ऐसे भी यहां पर जैसे ब्लड है ना, जो कि यहां से नहीं अंदर आ पाए, यहां से अंदर नहीं आए, तो यहीं से अपना वेस्ट मटेरियल क्या किए? डायरेक्ट यहां पर सिक्रीट कर दिए। यहीं से डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? वो वेस्ट मटेरियल को ग्लोमेरुलस तक ना लाए। वो जानते हैं कि आखिर ग्लोमेरुलस भी क्या कर रहा है? अच्छा वाले को भी छान दे रहा है, बुरा वाले को भी छान दे रहा है। असलियत में पूरा जो वेस्ट मटेरियल निकालने वाला काम तो ये लोग कर रहा है। इसलिए ब्लड क्या करता है? कुछ ब्लड डायरेक्ट जॉइंट कनेक्ट हो जाता है, किससे? ये पीसीटी डीसीटी से, है ना, वहां से। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? यहां से जो मटेरियल जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्रीशन। समझ में आ रहा है? सिक्रीट भी हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये यूरिन फॉर्मेशन में तीन स्टेप्स होते हैं। अगर आप एग्जाम में आ गए यूरिन फॉर्मेशन बताने के लिए, तो आपको तो पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा, पूरे स्टेप बताना होगा, लेकिन उस तीनों में, इस पूरे यूरिन फॉर्मेशन में ये तीन स्टेप नहीं बताए तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या क्या होता है? फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन होने के बाद क्योंकि बहुत सारा गुड मटेरियल भी यहां पर आ गया, तो उसको वापस लेकर के ब्लड तक पहुंचा देना, है ना, जो रेस्ट ऑर्गन है वहां तक पहुंचा देना, उसको हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और फिर कुछ कुछ ऐसा भी ब्लड पार्ट है जो इनसे जुड़ा हुआ है, तो सोचता है कहां वहां जाएंगे, डायरेक्टली यहीं पे उतार देते हैं। तो यहां पे डायरेक्टली कनेक्ट होकर अपना जो वेस्ट मटेरियल यहां पे डाल दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिक्रीशन, मतलब सिक्रीट कर देना, मतलब उसको दे देना। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पूरी बोल सकते हैं यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और अल्टीमेटली
जो यूरिक होता है या यूरिया होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा वो सारा यहां पर कलेक्ट होता है और ये कलेक्ट होकर धीरे धीरे आगे जाता है यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से भर भर के वो अगर वो ज्यादा भारी हो गया तो यूरेथ्रा से बाहर की ओर निकल जाता है। बात समझ में आया? चलो इसको ऑब्जर्व करो। कोई डाउट है तो पूछ लो। सारा फिगर दिया हुआ है बुक में, बुक में देखोगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा फिगर के बारे में। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? डाउट रहता नहीं है और क्वेश्चन पूछते हैं तो बताते नहीं हो। आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है। एफरेंट, एफरेंट आर्टिया ज्यादा देर तक रखोगे तो क्या है, वेस्ट ही तो है। और हम क्या बताएं, यूरिया यूरिक एसिड हमारे बॉडी में है तो वो पॉइजनस बनाएगा, पॉइजन बनाएगा, और पॉइजन बनाएगा तो पॉइजन हो सकता है किसी तरीके से अगर बॉडी में पहुंचा किसी तरीके से, है ना, तो वो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ज्यादा अब ये तो हम नहीं बता सकते, जो भी बताए थे एक बार उनसे एक बार फिर से क्लियर कर लेना। क्या? हाँ, तुमको समझ में आया क्या? ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना? क्योंकि हम यही बोल रहे हैं कि पहले मेरे को समझाने दो, अगर हम समझा दें, हम बोल दें क्या मेरे तरफ से हो गया, उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आया तो तुम लोग की बारी है। कोई डाउट है? कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं? उधर नहीं? हाँ बोलो। हाँ ना, काम सेम है लेकिन नाम इसलिए अलग है क्योंकि अलग अलग गुड मटेरियल लोग छाटते हैं, अलग अलग। अब जैसे मान लो घर तुम बनवा रहे हो तो घर में जो लेबर काम करते हैं सारे लोग लेबर हैं, लेकिन कोई लेबर क्या होता है मसाला बना रहा होता है, कोई लेबर क्या होता है ईंटा ढो रहा होता है। ये ना होता है जनरली अलग अलग, सारे तो लेबर ही हैं, तो इस तरह सारे लेबर हैं लेकिन उनका काम बांट दिया गया, डिवीजन ऑफ वर्क। समझ में आ रहा है? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। आज चैप्टर कंप्लीट है बाबू। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब सिंपल सी बात है, ब्लड का, हाँ साइनोमानोमीटर। हाँ ध्यान देना, चलो ठीक है भूल गए इसलिए तुम बोलते हैं, तुम लोगों को कोई पॉइंट अगर भूल गए तो ध्यान दो। जो ब्लड को मापने वाला जो मीटर होता है, यानी बोल सकते हैं जो अप्लायंसेस, अप्लायंसेस तो नहीं बोल सकते उसको, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, साइनोमानोमीटर। वो क्या नापता है, वो ब्लड के प्रेशर को नापता है, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। हम लोग के बॉडी में जो प्रेशर बना होना चाहिए ब्लड का वो कितना होना चाहिए, 180 से लेकर 120 से लेकर 80 के बीच में। समझ में आ रहा है? 120 से लेकर 80 हाईएस्ट होना चाहिए 120 और लोएस्ट होना चाहिए 80। क्या क्लस्टर का मतलब छोटा छोटा पार्ट, छोटा छोटा पार्ट उसी को क्लस्टर कहते हैं। तो ही बात है, क्योंकि तुम पता करोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पता करने के लिए तुमको 5 साल अपना जीवन देना पड़ेगा, तब जाकर तुमको पता चलने लगेगा। अच्छा याद रखना, जैसे हार्ट का दूसरा नाम कार्डिक भी होता है, उसी तरह
अगर मैं किडनी की बात करूं तो किडनी का दूसरा नाम रेनल होता है, रेनल। अगर किडनी नहीं बोलना चाहते तो उसको रेनल बोल सकते हो, रेनल। ठीक है, उसको रेनल भी बोला जाता है। ठीक है, किडनी का दूसरा नाम रेनल है। क्या पानी में रहता है उसमें भी उसको ऑक्सीजन मिल रही है, बाहर आता है। देखो, हर का एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में उसको ढलना पड़ेगा। समझ में आया? हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है या मशीन है, सब में बता दिया कि गुड मटेरियल क्या है, बैड मटेरियल क्या है। अगर गुड को गुड मिलेगा तो जीवित है, गुड को बैड मिलेगा तो वो जीवित नहीं। तो सबका कंडीशन है अलग अलग। समझ में आ रहा है? हम लोगों को बोला गया है कि हम लोग को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अब यहां पर तुमको नाइट्रोजन सिर्फ दे दिया जाए तो जीवित रह पाओगे? नहीं। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक पार्ट होता है। अच्छा, रेनल फेल्यूर, ध्यान देना, रेनल फेल्यूर क्या कहलाता है? रेनल फेल्यूर मतलब किडनी फेल्यूर, है ना। अब किडनी फेल्यूर का मतलब ये नहीं किडनी को एग्जाम दिया, बेचारा फेल हो गया 5 नंबर से, ये वो फेल नहीं है। किडनी फेल्यूर का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, क्या काम नहीं कर रहा है? नेफ्रॉन ठीक से काम नहीं कर रहा। अभी हम लोग अच्छे से समझ लिए। अच्छा, क्या होता है अगर किडनी काम नहीं कर रहा, मतलब नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा, तो अभी हमारे पास आर्टिफिशियली प्रोसेस होता है यही सारा काम करवाने के लिए, जिसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं, है ना। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस, है ना। देखो, बहुत सारे जो पर्सन होते हैं जिनका किडनी खराब हो जाता है ना, जिनका किडनी खराब हो जाता है। तो किडनी खराब होने का मतलब क्या हुआ? किडनी खराब होने का मतलब है कि नेफ्रॉन ठीक से काम नहीं कर रहा। अब मन में क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर हमारे पास तो दो दो किडनी है, एक खराब हो गया दूसरा काम से चलेगा, तो असली तो फेल का मतलब होगा दोनों खराब हो गए, तब हम लोग बोलते हैं फेल, है ना। अगर एक खराब हुआ है ना तो हम लोग बोलते हैं हाफ फेल। ये सब नॉर्मल बात है, हाफ फेल नहीं बोल सकते, लेकिन बस ये समझो कि प्रॉब्लम ज्यादा है। समझ में? जब दोनों खराब हो गया तो समझ लो क्या हो गया? किडनी फेल हो गया। अब किडनी फेल हो गया तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन तो आएगा, ब्लड में ऑक्सीजन भी होगा और ब्लड में डर्ट पार्टिकल भी होंगे, लेकिन वो डर्ट पार्टिकल क्या नहीं हो पाएंगे? प्यूरिफाई नहीं हो पाएंगे, है ना, फिल्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग से एक डायलिसिस मशीन लगाते हैं, है ना, डायलिसिस मशीन लगाते हैं जिसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं। तो क्या होता है, वो डायलिसिस मशीन जो होता है ना, देखो जनरली ऐसा होता है, देखो इस तरीके से होता है ना। डायलिसिस मशीन मेन जो होता है ना, वो ये पूरा काम कर रहा है। ठीक है, एक तरफ से खून आ रहा है ना, और यहां पे प्यूरिफाई हो रहा है, मतलब ये वाला जो काम है ना वो यही कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहां पर ये वाला जो है, ध्यान देना, ये ठीक है, ये वाला जितना भी काम हो रहा है ये आर्टिफिशियली हो रहा है ना, और यहां पर ये नेचुरली हो रहा है। नेचुरली जो होता है जो भी सामान वो बहुत अच्छा होता है ना, आर्टिफिशियल से। इसलिए ध्यान देना कि जिसका किडनी फेल हो जाता है तो उनका यह नस ना बहुत बड़ा सा काट दिया जाता है, और वहां पर एक इस तरीके से रिंच डालने वाला, रिंच बोल सकते हैं, सिरिंज डालने के लिए इतना बड़ा सा मेटेरियल बनाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है उन लोगों के लिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि डाल कर रखा जाता है, क्योंकि पूरा खून निकाला जाता है, एक तरफ से खून निकल रहा है, साफ किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से खून, साफ खून अंदर की हो रहा है। ये होता है डायलाइजर मशीन, वो ये काम करता है। इसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है, समय भी बहुत जाता है। बहुत सारे पर्सन को क्या करते हैं, 3-3 दिन, एक एक सप्ताह में जाना पड़ता है। क्यों? असलियत में सोचो, एक दिन में हमारा जो नेफ्रॉन है 180 लीटर को साफ किया। अब वो पर्सन डेली तो डायलाइजर मशीन में नहीं बैठ सकता, क्योंकि खर्च भी बहुत आएगा और टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है उसमें, हम लोग के बॉडी के मदद। इसलिए बोला जाता है 3 दिन में आओ, तो 3 दिन में बहुत कचरा उसके जम जाता है उसके ब्लड में। तो क्या होता है, एक तरफ से वो खून जो बैड ब्लड है वो निकल के डायलाइजर मशीन में जाता है। डायलाइजर मशीन कुछ इस तरीके का होता है, देखो देखो यहां पे भी लूप बना हुआ है, लूप बना हुआ है ना, किनारे किनारे वही सारे काम हो रहे हैं जो पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हैनले कर रहे हैं, वही सब काम कर रहे हैं उससे, लेकिन ये मशीन के द्वारा आर्टिफिशियली करवाया जाता है और फिर गुड ब्लड अंदर दिया जाता है ना। अब यहां पर कुछ बच्चा ये पूछता है कि सर ऐसा भी तो किया जा सकता है, पूरा ब्लड निकाल दो और अच्छा ब्लड डाल दो, तो ठीक ऐसे कर तो देंगे, ठीक है, पूरा ब्लड निकाल दिया, अच्छा ब्लड डाल तो दिए, लेकिन लोग एक एक बूंद ब्लड को देने में कतराते हैं, जल्दी देते नहीं है। हाँ, तो किडनी चेंज करना भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि किडनी अगर फेल हो जाता है
तो पहला जो प्राइमरी फंक्शन होता है उसको डायलाइजर मशीन में डाला जाता है, रखा जाता है कि डायलाइजर मशीन में रख लिया जाए तो काम हो जाएगा। अल्टीमेटली जिसका परमानेंट सॉल्यूशन है, ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? टेम्पररी, है ना, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। और अगर परमानेंट उस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट होना है तो किडनी का क्या करवाना पड़ेगा? ट्रांसप्लांट। जिसका आएगा। और दूसरी बात, ऑर्गन डोनेट करने वाला भी होना चाहिए। इंसान आज के समय में दफना देना पसंद कर रहा है, जला देना पसंद कर रहा है, लेकिन दान नहीं कर रहा। दान क्यों करेंगे? तो ये सब अपना अपना सोच है, इस पर हम लोग नहीं जा सकते, ये थोड़ा ट्रस्टी का चीज हो जाएगा, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये रेनल फेल्यूर या बोल सकते हैं किडनी फेल्यूर का जो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो है हमारा कि हम लोग क्या कर लें? किडनी ट्रांसप्लांट कर दें। नहीं तो टेम्पररी क्या है कि डायलाइजर मशीन में डाल करके उसका खून को साफ करें आर्टिफिशियली मेथड से, जो इसी तरीके से होता है। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? लास्ट एक टॉपिक देख लेते हैं, वो क्या है कि जिस तरीके से ह्यूमन में वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट किया गया, तो प्लांट में भी तो वेस्ट मटेरियल बनता है, उसको निकालने के लिए क्या? तो ध्यान देना, प्लांट में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था पूरी तरीके से, उसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, इसका मतलब वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए उनके पास किडनी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको गंदगी निकालनी होती है। तो वो क्या करते हैं? अपनी सारी गंदगी को जाकर पत्तों में रख देते हैं, रूट्स में रख देते हैं, या अपने ट्रंक में यानी स्टेम में रख देते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं? हाँ, गंदगी को भी। ठीक है, तो वो गंदगी कहां गया? उस पत्ते पे चला गया, उस रूट पे चला गया, रूट से क्या हुआ? डिफ्यूजन के मदद से सॉइल में चला गया। लेकिन ये पत्तों का क्या और ये ट्रंक पे क्या? तो पत्ता जब ज्यादा गंदगी से भर जाता है ना, तो वो सूख करके पेड़ को छोड़ देता है, टाटा बाय बाय करके वो जमीन पे गिर जाता है। समझ में आया? और उसके जो ट्रंक की बात की जाए, स्टेम की बात की, तो स्टेम में जो बाहर वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग छाल बोल देते हैं, तो उसमें भी देखना कभी कभी किसी प्लांट का तुम लोग देखोगे जो छाल होता है, जो जाइलम बोल सकते हैं, है ना, वो बाहर निकलने लग जाता है। तो बाहर निकलने का मतलब क्या है? उसमें बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल आ गया। तो वो लोग अपना वेस्ट मटेरियल कुछ इस तरीके से निकालते हैं, उनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन नहीं है। समझ में आया? तो वो अपना वेस्ट मटेरियल वो लीफ में, अपने रूट्स में और अपने स्टेम में रखते हैं। और निकालने का तरीका क्या है? वही बूढ़े होने के कारण क्या होता है? वो पत्ता गिर जाता है, तो जिसके कारण से क्या हुआ? उसके बॉडी से बोल सकते हैं प्लांट का पत्ता लगा हुआ है, जैसे मान लो प्लांट का पत्ता लगा हुआ है, अपनी पूरी गंदगी कहां डाल दिया? पत्ते पे डाल दिया। और जैसे ही पत्ता गिरा तो बोला अरे वाह चलो ठीक हुआ गया। समझ में आया? यानी उसके अंदर का जो वेस्ट मटेरियल था वो क्या हो गया? रिलीज हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, जिस तरीके से हम लोग के बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल था, जिस तरीके से हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल था, क्या यूरिक यूरिया एसिड ये सब था ना जो वेस्ट मटेरियल। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है गम, राइजिन, है ना, ये सब उसके कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो कि वो लोग कहां पे जाकर रखता है? ओल्ड जाइलम में। ओल्ड जाइलम में जाकर के स्टोर करके और रखता है। और बहुत सारे, हाँ बोलो, निकलता है बहुत कम मात्रा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निकलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ब्लड तो ऐसे ही साफ हो गया, उसको पास करवाने के लिए अलग हम लोग मटेरियल लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? निकलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ये पूरा काम तो यही कर रहा है। बॉडी में तो पिंकिश ब्लड भी था, रेडिश ब्लड भी है, लेकिन जब भी मात्रा करता है तो रेडिश ब्लड क्योंकि उसका मात्रा ज्यादा है। तो फिर अगर देखने पैरेलल में ज्यादा तभी रेडिश ब्लड, क्योंकि देखो वो जो पार्ट है, वो जो हम लोग जहां भी हम लोग का ये पार्ट पाया जाता है वो रेडिस वाला ही पार्ट पाया जाता है, हद से ज्यादा जगह पर। समझ में आया? तो जहां हम लोग कटते हुए देख रहे हैं वो मेनली रेडिस वाला ही पार्ट है। वो देखो मिलेगा नहीं बोल सकते, बस वो क्या रेड की मात्रा कम हो जाती है ना, तो रेड की मात्रा, रेड में थोड़ा व्हाइट मिला दो तो क्या होगा? पिंक जैसा होने लगेगा, हम लोग समझ लेते हैं पिंक हो गया। समझ में? एकदम अलग नहीं है वो। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, जैसे प्लांट में, प्लांट के सेल होते हैं, प्लांट का सेल का जो बीच वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं, है ना, याद करो वैक्यूल में भी क्या होते हैं? जो वेस्ट मटेरियल है जाकर उसमें क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। जो प्लांट होता है अपना वेस्ट मटेरियल कहां स्टोर करता है? वो वैक्यूल में।
वैक्यूल में अपना वेस्ट मटेरियल जो होता है, वेस्ट पार्ट जो होता है, वो जाकर वहां पर स्टोर करता है। और जब वही वैक्यूल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वैक्यूल कहां पर है? सेल। और सेल कहां पर है? उसके पत्तों में। पत्ता गिर गया तो सारे के सारा वेस्ट मटेरियल क्या हो गया? चला गया। तो इस तरीके से प्लांट में भी एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो होता है। जैसे हम लोग में वेस्ट मटेरियल हम बताए, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड होता है या नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, उनमें जनरली गम, गम का मतलब वो गम खुशी वो वाला गम नहीं, वो जो देखो चिपचिपा पदार्थ निकलता है पेड़ से, अगर पेड़ को कोई काटोगे तो उसमें से जो चिपचिपा सा पदार्थ निकलेगा ना, वही गम है ना। वो गम वाला जो पार्ट है वो उसके लिए सही नहीं होता, वो वेस्ट मटेरियल है। यह राइजिन जो है ये सब वेस्ट मटेरियल है। तो इस तरीके से समझ लो कि हम लोगों का जो पूरा लाइफ प्रोसेस था, जो चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस था, वो सारा प्रोसेसेस लगभग हम लोगों ने देख लिया। समझ में आया? यानी चैप्टर बायोलॉजी का पहला चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस वो हो गया खत्म, कुल मिलाकर 12 लेक्चर में। अब आप लोग का काम क्या है? आप लोग का काम है उसको डीपली पढ़ना, और कोई टॉपिक जो मेरे से छूट गया या जो नहीं बता पाया, जो मैं नहीं समझा पाया, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पूछना है। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अलग चैप्टर या अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है? कोई डाउट है किसी को? खून काला नहीं होता, खून गाढ़ा हो जाता है तो हम लोग को काला अपीयरेंस दिखने लगता है, क्योंकि ब्लड में डर्टीनेस भी है, और जब गाढ़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो ब्लैकिश कलर का होने लग जाता है, एकदम गाढ़ा, वो गंदा निकलता है। हाँ, कभी भी निकलता है, गंदा निकलता है। प्रत्याशा तुमको समझ में आया? ठीक है, तो अब आप लोग जो रेस्ट वीडियोस हैं उस वीडियोस को देख करके समझने की कोशिश करना, और जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। समझ में आ गया ना? ठीक।